हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस प्रैक्टिस सेट 9 फॉर एलटी इंग्लिश। इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं यूथ कंपटीशन बुक से। आज हम प्रैक्टिस सेट 9 कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइज, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी एलटी ग्रेड इंग्लिश एंड विजिटिंग फर्स्ट टाइम दिस चैनल, सब्सक्राइब इट सो दैट यू मे गेट ऑल द वीडियोज ऑफ दिस चैनल बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल स्टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूजीसी एग्जाम। एंड नाउ डिस्कस प्रैक्टिस सेट 9। सो फर्स्ट है यहाँ पर, मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, हु सेड। ठीक है, ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट है, ये किसका स्टेटमेंट है। ठीक है, सो ये बहुत ही फेमस कोट है अर्नेस्ट हीमिंगवे का। उनके बहुत ही फेमस नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी से ये लिया गया है, ठीक है। जिसमें एक ओल्ड मैन है जिसका नाम है सेंटियागो, और उसका जो स्ट्रगल है वो आपको पता ही है। फिश मतलब उसको 84 डेज तक कोई फ़िश नहीं मिलती है, तो वो काफ़ी मतलब हताश हो जाता है, मतलब परेशान हो जाता है। लेकिन हिम्मत वो उसकी नहीं टूटती, वो हारता नहीं है। वो ये कहता है, तब वो ये वाली बात बोलता है कि एक व्यक्ति जो है हारने के लिए नहीं बना है। मतलब कुछ भी हो जाए मैं हारूंगा नहीं, मैं फ़िश पकड़ के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी दिन हो जाएं, मतलब मैं अंतिम सांस तक, मतलब जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मैं फ़िश पकड़ के रहूँगा, ये उसकी ज़िद है। तो 84 डेज हो जाते हैं, उसको कोई फ़िश नहीं मिलती, एंड फाइनली फिर वो और 85th डे आता है, फिर वो और आगे चला जाता है ना, ग्रेट वॉल की तरफ फ़िश को पकड़ने। एंड फाइनली उसको एक बहुत बड़ी मछली उसकी जाल में फंस जाती है, मर्लिन जिसका नाम है। मर्लिन फ़िश बहुत बड़ी है ना, 18 फीट लॉन्ग ये फ़िश है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि वो जो फ़िश है मर्लिन, उसकी लंबाई कितनी थी, कितनी बड़ी थी। तो 18 फीट लॉन्ग फिश उसको पकड़ में आ जाती है। इतनी हैवी है ये फिश कि जो सैंटियागो है, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, फिर भी वो बेचारा उसको उसको मतलब जिद थी कि मैं पकड़ के रहूँगा, तो उसको तो फिश पकड़नी है, तो वो अपनी हार नहीं मानता और उसमें वो लगा रहता है, स्ट्रगल उसका चलता रहता है। मतलब इतनी बड़ी फिश को मारना उसके लिए आसान काम नहीं था। पूरा डे नाइट उसका स्ट्रगल रहता है, एंड फाइनली 87th डे, 87 डे वो उसको मार लेता है अपने हारपून से। ठीक है, जो हारपून्स रहता है जिससे जो फिशिंग करते हैं जो लोग, उनके पास एक हारपून्स रहता है, उससे वो उसको वार करता है उसके हर्ट पर, एंड फाइनली वो मर जाती है। और उसके बाद भी उसका स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो इतनी हैवी थी, मरने के बाद वो उसको खींच के फिर मतलब अपना ले के जाता है वापस। तो उसका जो ब्लड है वो उसका पूरा सी में फैल जाता है, एंड जो उसकी स्मेल है ब्लड की, उससे बाकी जो शार्क हैं फिर वो उस पर अटैक करती हैं, एंड उसका जो जो मरलिन, मरी हुई जो फिश थी मरलिन, उसको वो ऊपर से उसकी जो बॉडी है उसको वो खाने लग जाती हैं, है ना। फिर उसको जैसे ही बचते बचाते वो अपना घर तक जब आता है सेंटियागो, तो बस उसका स्केलेटन ही उसके पास रह जाता है। बट लेकिन उसकी जो मतलब जो उसने ठानी थी कि वो फिश पकड़ के रहेगा, वो डिफीट नहीं होगी उसकी, वो जीत के रहेगा, तो वो उसका हो जाता है। ठीक है, वो ले आता है उसको। तो तब ये वाला जो कोट है उसने बोला है, बहुत ही फेमस कोट है ये, कई सारे एग्जाम में आया हुआ है। अ मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, है ना। बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कोट है ये हर इंसान के लिए, ठीक है। सो फिर से रिपीट कर देते हैं, मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। सो सेंटियागो सैड, सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अर्नेस्ट हीमिंगवे को भी ध्यान में रखना, इसके राइटर हैं वो, ठीक है। और कई बार मैं इसको रिपीट करती हूँ बार बार। 1952 में ये नोबल पब्लिश हुआ था उनका, ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है, 1952 में। एंड इसी नोबल के लिए, द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए, उनको नेक्स्ट ईयर फिर पुलिट्ज़र के लिए भी बुलाया गया था। सो 1953 में उनको पुलिट्ज़र मिला, ठीक है। 94 में उनको नोबल प्राइज़ भी मिला हुआ है, सो याद रखना आप लोग। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन मूर्ति इज अरेस्टेड हु कैरीज और हिज वर्क्स एंड सर्व एज द लीडर। ठीक है, जब मूर्ति अरेस्ट हो जाता है तो उसकी जगह कौन एज ए लीडर वर्क करता है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कौन संभालता है। ये मूर्ति एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था, ठीक है। आपको पता ही है कि जो कंठपुरा नोबल है, वहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कंठपुरा इज़ अ नोबल बाई राजा राव, है ना। 1938 में ये नोबल पब्लिश हुआ उनका, बहुत ही फेमस नोबल है, इंग्लिश लिटरेचर का क्लासिक वर्क माना जाता है, और इंडियन लिटरेचर का, ठीक है। 1938 में ये पब्लिश हुआ था। तो मूर्ति इसमें मेन हीरो है, ठीक है। मूर्ति इज़ द
प्रोटोगोनिस्ट। तो ये जो लोग हैं, ये उस समय क्या था कि जो गांधी जी हैं उनका मूवमेंट चल रहा था इंडिया के अंदर, तो उस मूवमेंट को ये फॉलो कर रहे थे। तो ये लोग भी अपना मतलब उस फिलॉसफी को इस गांव में अपनाया जा रहा था कंठपुरा में। तो ये मूर्ति जो है ये गांधी जी के इन्हीं आदर्शों पे चल रहा था। तो इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन संभालता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर रत्ना है, नरसम्मा है, वेंकमा, भट्टा, ये चार ऑप्शंस हैं कौन कौन संभालता है। ठीक है, सो ये रत्ना है। रत्ना क्या है कि वहाँ वहीं गांव की एक लड़की है, 10 ईयर्स की थी ये जब इसकी शादी हो गई थी, और 15 ईयर्स में ये विडो हो जाती है कि इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो ये क्या करती है कि एक्टिव मूव मतलब पार्टिसिपेंट बन जाती है मूवमेंट के अंदर। एंड बहुत सारी वहाँ लड़कियाँ हैं, जैसे रंगमा है, वो भी वहाँ विडो है। और ठीक है, तो ये जो रत्ना है ये इस ऑर्गेनाइजेशन को ये लीड करती है। सो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बाकी ये वेंकमा है यहाँ पर। तो वेंकमा आपकी एंटी एंटी मतलब ग्रुप की है, अंगेस्ट है मतलब मूर्ति के। क्वेश्चन भी आता है कि हु इज़ द अंगेस्ट ऑफ ये जो मूर्ति है वो। नरसम्मा इसकी मदर है मूर्ति की। बाकी इसमें भट्टा है। भट्टा भी एक ऐसा मतलब ब्राह्मण है, क्योंकि यहाँ पर कास्ट के बारे में बात की गई है कि कौन कास्ट मतलब ब्राह्मण है, कौन परिहार है। कई सारी जाति के लोग यहाँ गांव में रहते हैं। तो भट्टा इज़ अ ब्राह्मण एंड ओनली ब्राह्मण हु अंगेस्ट मूर्ति, मैंने मूर्ति खुद एक ब्राह्मण है, लेकिन ये भट्टा जो है इसके अंगेस्ट में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 3। क्वेश्चन नंबर है 3, वाई इज टॉम जॉर्ड आउट ऑफ जेल, है ना। तो कैसे मतलब क्यों ये जेल से बाहर आता है टॉम जॉर्ड। ही एस्केप्ड, ठीक है, वो भाग गया था। ही हैज़ बीन रिलीज ऑन पैरोल, ही सेंटेंस इज फिनिश्ड, उसकी जो सेंटेंस मतलब सज़ा थी वो ख़त्म हो गई। ही वॉज फाउंड इनोसेंट, वो इनोसेंट माना गया है। क्यों मतलब आता है वो कैसे आता है मतलब ये बताना है। ठीक है, तो जो टॉम जॉर्ड है ना उसने एक क्या किया था कि चार्ज लगा हुआ था इस पे एक मर्डर का, तो उसकी वजह से ये जेल में गया हुआ था। और ये पैरोल पर, पैरोल आप जानते हैं, ठीक है, पैरोल पर ये छूट कर जेल से आता है। ओपनिंग जब होती है इस नोवेल की, तो इसी सीन से स्टार्ट होती है कि ये जो टॉम जॉर्ड है मतलब द मेन प्रोटागोनिस्ट ऑफ द नोवेल रिलीज होता है पैरोल पर, नोवेल में दिखाया गया है। ठीक है, और आपको पता है ये बहुत ही फेमस नोवेल है स्टीन जॉन बैक का, द ग्रेप ऑफ द रेथ। ठीक है, द ग्रेप ऑफ द रेथ, अ वेरी फेमस नोवेल स्टीन जॉन बैक, उसका ये जो है मेन हीरो है। और ठीक है, बाकी इसमें और लोग हैं मतलब जैसे जॉर्ड फैमिली है, तो सारे जो सरनेम आपको ऐसे ही मिलेंगे जॉर्ड पर। ठीक है, बाकी ये 1939 में उनका पब्लिश हुआ था एंड 40 में फिर उस इस नोवेल के लिए उन्हें अवार्ड भी मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन दी नोवेल द ग्रेप्स ऑफ रेथ, है ना, ये वही नोवेल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, द ग्रेप्स ऑफ रेथ, वॉट इन एनिमेट ऑब्जेक्ट इज फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू एज अ मॉनेस्टर। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है इसमें जो बार बार दिखाया जाता है एज अ मॉनेस्टर। सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके, बैंक है, हॉस्पिटल है, चर्च है, फॉर्म। तो ठीक है, सो बैंक, बैंक क्या है इसमें बार बार दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आर्थिक कंडीशन ख़राब है लोगों की अमेरिका में। ठीक है, कैलिफोर्निया में इस नोबल की सेटिंग है, ये ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलिफोर्निया में इसकी सेटिंग है। और ये मैंने बताई थी आपको कि 1940 में इनको अवार्ड मिले हैं, दो दो इसके लिए, पोल्टिजर एंड। ठीक है, सो ये आप ध्यान रखना, बुक अवार्ड इनको मिला था। नेक्स्ट है 5, इफ़ यू वर अ फिश, अगर तुम एक फिश होते, मछली होते, द कैट, कैट क्या करती, तुमको खा लेती। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके, विल हैव हैड, वुड हैव हैड। ठीक है, सो कौन सा आंसर है आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे विल हैव हैड, वुड हैव। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे इसको आप चेक कर लेना, क्रॉस लगा दे रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि ये मुझे ठीक ही नहीं लग रहा है। यहाँ पे इफ़ यू वर, यहाँ पे सेकंड कंडीशन है ये। ठीक है, अगर ये होता तो ये हो जाता है ना। तो जब सेकंड कंडीशन होती है तो इधर जो मेन क्लोज होती है यहाँ पे वुड का यूज़ होता है, और वुड के साथ फर की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि यहाँ कॉट दे रखा है। तो कॉट के साथ तो ये आना चाहिए। ठीक है, ये वुड हैव आना चाहिए, कॉट के साथ वुड हैव आ जाएगा। लेकिन कॉट के साथ अगर वुड हैव आ जाएगा तो यहाँ पे फिर वर नहीं रहेगा ना, तो फिर या फिर ये गलत है या फिर ये गलत है, तो ये सेंटेंस ही गलत है ना। तो आप इसको और चेक कर लेना, मुझे तो गलत लग रहा है। अगर यहाँ पे ना वुड, वुड के साथ कैच आएगा, यहाँ पे वुड द कैट वुड कैच यू, क्योंकि वुड के साथ वी बनाता है ना, तो ये बनेगा ये। नेक्स्ट है यहाँ पे 6, हाउ डज हैस्टर रिपेयर अ लिविंग, है ना। जो हैस्टर है, हैस्टर प्राइन आपको पता है ना, नेथनियल वो हॉथरन का नोवेल है ये।
उसमें ये मेन कैरेक्टर है हेस्टर प्राइन। ठीक है, तो वो अपना जीवन यापन कैसे करती है। आपको पता ही है कि उसका जो हस्बैंड है वो भी अ, उसका साथ नहीं देता है, एंड लवर भी ऐसे ही निकल जाता है। दोनों ही आदमी उसको उसके काम आती नहीं है। फाइनली वो अपनी अर्निंग के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए नीडल वर्क का काम करती है। ठीक है, सो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर कुकिंग फॉर पीपल थ्रू हर नीडल वर्क, एज अ मेड, फॉर्मिंग एंड गवर्नर फील्ड। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना, नीडल वर्क है ना, सुई जो होती है ना, सुई से जो कपड़े पे सिलाई वगैरह ये लोग जो करते हैं वो ये करती है, तो उससे ये अपना जीवन यापन करती है। ठीक है, उसको भी ये स्पेशल पब्लिक सेरेमनीज़ में वो करती है ना, जैसे कि आपका बैप्टाइज्म हो गया, किसी के यहाँ फंक्शन है कोई, है ना, फ्यूनरल वाला हो गया या कुछ भी है, तो सब सारी जो सेरेमनी होती है पब्लिक में, उनके यहाँ ये जाके ये सारा काम करती है। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि किस में नहीं करती है, तो वेडिंग सेरेमनीज़ में ये अपना नीडल वर्क नहीं करती है। ठीक है, 7 है, वॉट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट पर्ल सीज एज अ बेबी। बेबी के रूप में वो कौन सी चीज़ है जो पर्ल देखती है ना। तो द ए ऑन हैस्टर चेस्ट, द सन, द टाउन बीडल, द स्कैफोल्ड। तो आपको पता है ये जो हेस्टर प्राइन है, इस पर एडल्टरी के चार्ज इसमें लगे हैं, तो ये जो ए लेटर का ये जो सिंबल है, इसको ये गले में धारण करती है। मतलब इसको पहनाया जाता है कि तुम ये पहनोगी और तुम ये जो पहन के रहोगी तो लोग तुमसे दूर रहेंगे, क्योंकि उनको ये पता, वहाँ रिवाज है ना, वहाँ कस्टम है कि जो इंसान सिन करेगा उसको ये पहनना पड़ेगा, तो ये पहनती है। तो जब वो बच्ची है, वो बच्ची उसको देखती है अपनी माँ को कि उसके गले में क्या है, कि एक सिंबल है, ये पहने रहती है मेरी माँ। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा द ए ऑन हैज द चेस्ट। ठीक है, ए बना हुआ है उसकी चेस्ट पर, वो उसको वियर करती है। तो ये एडल्टरी का साइन है ना, मतलब उसने क्या किया है, सिन किया है, मतलब उसके अवैध संबंध रहे हैं अपने पति के अलावा दूसरे लोगों से, ऐसा लोगों का मानना है समाज का, ये वहाँ की कस्टम है। तो उसको ये ए लेटर पहना दिया जाता है, जो उसको होल लाइफ पहन के रहना है। तो इसको वो देखती है, पर्ल उसकी बेटी है, तो अपनी माँ को देखेगी तो उसको वो दिखेगा ही ना। नेक्स्ट है 8, इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज व्हाट डू पिग्गी ग्लासेस रिप्रेजेंट। ठीक है, पिग्गी ये जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज आपका विलियम गोल्डिंग का बहुत ही फेमस नोवेल है, इसमें पिग्गी है, मतलब है ना, ग्रुप ऑफ एडोलेसेंट बॉयज़ हैं इसमें, है ना, तो उन बच्चे हैं आइलैंड पर, उनकी कहानी है, जैसे पिग्गी है, पिग्गी की ग्लासेस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको बताना है। तो अलग अलग बच्चों का पूछा जाता है इसमें, जैसे कुछ बच्चे हैं 6 से 12 साल के बच्चों का ग्रुप है, जैसे रैफ है, पिग्गी है, जैक है, साइमन है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पिग्गी की ग्लासेस रिप्रेजेंटेशन है इंटेलेक्चुअलिज्म, मैंस कंट्रोल ओवर नेचर, द डिस्कवरी ऑफ फायर, इंटेलेक्चुअलिज्म। ठीक है, सो ए इज राइट आंसर। इंटेलेक्चुअलिज्म का ये सिंबल हैं इसके ग्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट है 9, इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज वॉट डज द कॉन्च सिम्बलाइज। ठीक है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में ये जो कॉन्च है ये किस चीज़ का प्रतीक है। तो जैसे यहाँ पर पिग्गी के ग्लासेस इन इन बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, वैसे ही सिविलाइज डिस्कोर्स का प्रतीक है ये कॉन्च। ठीक है, कॉन्च का मतलब होता है शंख। तो ये जो शंख है ना, ये किसका प्रतीक है, सभ्यता का प्रतीक है। ठीक है, इस नोवेल की थीम ही क्या है, सिविलाइजेशन वर्सेस सेवजरी। तो ध्यान रखना आप लोग। बाकी ये जो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज के राइटर हैं विलियम गोल्डिंग, उनको 1983 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो नोबेल प्राइज़ वगैरह बहुत पूछे जाते हैं राइटर्स को, तो ध्यान रखना। और 1988 में इनको नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी। कई बार मैं रिपीट करती रहती हूँ क्वेश्चंस जब आते हैं। 10 है यहाँ पे, whom does Septimus join army in the beginning of World War First to protect? So Razia and her sister, his parent Isabel, Paul and Shakespeare, the royal family, so Isabel, Paul and Shakespeare। ठीक है, सो ध्यान रखना। ठीक है, अब ये आज हम 9 सेट कर रहे हैं, इसके मैंने 8 सेट ऑलरेडी करा दिए हैं। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो 8 जो सेट मैंने कराए हैं उनको भी प्लीज़ जाके देख लें। चैनल पे प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है उसकी अलग से। यूथ कंपटीशन सर्च करोगे या इंग्लिश बाई कीर्ति तिवारी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप ये कर लेना। जिससे क्या होगा, आपको मतलब बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उससे क्या है कि आपका एक करेक्टर्स वगैरह का फटाफट रिवीजन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इन प्रैक्टिस सेट को देखने में। एक दिन में भी आप कम से कम 4-5 प्रैक्टिस सेट एक दिन में ही कर लोगे। ठीक है, तो अभी इतना ही टाइम है कि आप इतना ही कर पाओगे, है ना। तो प्रैक्टिस सेट कर लो, ये वाला यूथ का कर लो, क्योंकि रंजीत सर का तो 50 सेट है उसके अंदर, तो
50 तो अब हो ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका 18 को पेपर है, तो तब तक आपके 5 मैंने करा दिए हैं, और जितना हो सकेगा उतनी मैं करा दूँगी। तो ठीक है, जो भी अगर रंजीत वाला जितना मैंने कराया है उसको देख लेना। इससे क्या हुआ, करेक्टर का रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ज़रूर कर लेना इसके साथ। रंजीत सर का तो है ही इंपॉर्टेंट, वो तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, वो तो आप 50 से आप मेंस तक पढ़ते रहना उसको। नेक्स्ट है 11, होम डज लेडी बर्टन ब्रूटन इनवाइट टू हर लंचॉन। ठीक है, तो लंच पर ये यहाँ पर लेडी बर्टन अपने लंचॉन में किसको इनवाइट करती है, तो ये लंचियन से है, सॉमरसेट मॉगम का वर्क है लंचियन। ठीक है, सो रिचर्ड एंड ह्यूज को, सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन हु इज़ हर्बर्ट फियांसी। ठीक है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन पता ही है आपको, है ना, चार्ल्स डिकेंस का है। डेट याद रखना, 1861, 1861, विक्टोरियन नोबलिस्ट हैं। तो इसमें एक करेक्टर है हर्बर्ट, है ना, हर्बर्ट है, जो कि जिसके फादर का नाम है मैथ्यू हर्बर्ट। याद रखना, लास्ट पेपर में भी आया था मैथ्यू हर्बर्ट, जो कि मिस हैविस उनके कज़िन है ना, उनका बेटा है ये। और जो मैथ्यू हर्बर्ट है वो ट्यूशन देते हैं पिप को इस नोवेल के अंदर। तो इसकी फियांसी का नाम बेसिकली आपको यहाँ बताना है। जो बाई डी एस्टेला क्लेरा सेला, ये कौन है, तो सी है ना, क्लेरा हो जाएगा आपका। क्लेरा इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये हर्बर्ट और मैथ्यू हर्बर्ट, ये जो है लंदन में पिप को यहाँ पे ट्यूशन देते हैं। हर्बर्ट बेटा है मैथ्यू हर्बर्ट का। नेक्स्ट है 13, इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन हु इज़ मॉली। मॉली कौन है इसमें, तो पैम्बल हुक वाइफ है, पिप्स फियांसी है, एस्टेला मदर है, जैगर सिस्टर है, कौन है मॉली। ठीक है, तो एस्टेला की मदर का नाम है मॉली, so सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 14, वाई डज विकम फ्ली फ्रॉम ब्राइटॉन। ठीक है, ये विकम क्यों भागता है ब्राइटॉन से, ये बताना है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं, जैसे ही हैज़ फॉलन मैडली इन लव विद लिडिया, लिडिया से वो प्यार करता है, एक्चुअल वजह इसकी क्या है। ही हैज़ एक्यूमुलेटेड ओवर 1000 पाउंड गेमिंग डेब्ट, he has been fired from his post on account of misconduct, and he want to leave the militia and become a clergyman। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, he has accumulated over 1000 pounds gaming debt, so B is the right answer। ठीक है, ये मेरे ऊपर वाले फ्लैट में काम चल रहा है, तो उसकी आवाज़ आ रही है। सो आप लोग फोकस करो बस अपनी पढ़ाई पर। मिस्टर बैनेट रिस्पॉन्ड टू द न्यूज़ ऑफ एलिजाबेथ इंगेजमेंट विद। ठीक है, जो मिस्टर बैनेट हैं वो रिस्पॉन्ड, उनका क्या रहता है इस न्यूज़ पर, एलिजाबेथ की इंगेजमेंट हो रही है। एंगर दिखाते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं, अनरिजर्व्ड जॉय, स्केप्टिसिज्म। सो डी इज़ द राइट आंसर, स्केप्टिसिज्म। ठीक है, मिस्टर बैनेट आपको पता है जैन ऑस्टिन का नोवेल है ये, प्राइड एंड प्रेजुडाइज, वहाँ से हैं। नेक्स्ट है 16, हाउ डज लेडी बूबी रिएक्ट टू द डेथ ऑफ सर थॉमस। तो जो लेडी बूबी हैं वो जो सर थॉमस हैं उनकी डेथ पर कैसे रिएक्ट करती हैं, ये आपको बताना है यहाँ पे। सो आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे, सी वीप्स कॉपियसली, बहुत ज़्यादा रोती हैं वो, मतलब उनकी डेथ हो जाती है उनके हस्बैंड की, तो क्या करती हैं, बहुत रोना धोना करती हैं। सी गोस फॉर ए कैरीज राइट, कैरीज राइट के लिए चली जाती हैं। सी गेट ड्रंक, ड्रंक कर लेती हैं, या फिर वो कार्ड्स खेलती हैं, सी प्लेस कार्ड। सो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी प्लेस कार्ड। ठीक है, लेडी बूबी क्या है, एक थोड़ी सी वैसी टाइप की लेडीज़ हैं, मतलब उनको अपने हस्बैंड का डेथ का बहुत ज़्यादा दुख नहीं है। ठीक है, वो जो जोसेफ एंड्रयूस पर भी उनकी नज़र रहती है, मतलब वो उसको सिड्यूस करना चाहती हैं। फिर क्या होता है, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उनको और मौका मिल जाता है कि अब तो और मैं फ्री हो गई, तो वह आराम से उसको कर पाऊँगी, मतलब सिड्यूस कर पाऊँगी। क्योंकि उससे पहले क्या था कि हस्बैंड थे उनके, तो वही इतनी आज़ादी उनको मिल नहीं पा रही थी। तो इस तरीके से क्या है कि ये करने की कोशिश करती हैं, पर जोसेफ एंड्रयूस इन इनको मतलब इनका घर जो है छोड़ देता है, वो चला जाता है। तो इस टाइप की लेडीज़ हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये डी आपका आंसर हो जाएगा, सी प्लेस कार्ड। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे 17, इन जोसेफ एंड्रयूज आफ्टर मीटिंग विद लेनोराज फादर बेला माइन रिटर्न टू। ठीक है, तो ये जो लियोनाराज है, लियोनाराज के फादर से मिलने के बाद
जो बेलार माइन है वो लौट आ जाता है, लौट कर आ जाता है। कहाँ पर लौट के आता है? फ्रांस में, बेल्जियम में, लंदन में या पेरिस में, ठीक है। तो फ्रांस, फ्रांस में वो लौट आता है। सो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जोसेफ एंड्रयू आपका हेनरी फील्डिंग का नोवेल है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है 18, इन एनिमल फार्म विच एनिमल सपोजली कमिटेड सुसाइड, ठीक है। एनिमल जो फार्म है उसमें कौन सा एनिमल है जिसने जो है सुसाइड, ऐसा माना जाता है कि उसने सुसाइड की है? नेपोलियन, स्नोबॉल और सेवेलिया, ओल्ड मेजर, ठीक है। सो स्नोबॉल एनिमल सपोजली कमिटेड सुसाइड, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्नोबॉल है ये भी आप ध्यान रखना, ये जो है ये टॉर्टस स्काई का रिप्रेजेंट, टॉर्टस स्काई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रूस की जो रेवोल्यूशन हुई थी उसी को यहाँ पर इन्होंने दिखाया है, जॉर्ज ऑरवेल ने, ठीक है। और ये जो नेपोलियन है, स्टॉलिन, स्टॉलिन को सिम्बोलाइज करता है, स्टॉलिन। और ये टॉर्टस्काई को ओल्ड मेजर कार्ल मार्क्स का प्रतीक है, ठीक है। तो ये सभी जो एनिमल्स हैं ये सब प्रतीकात्मक हैं, ठीक है, क्योंकि ये एलोगरी है। इसका जानर भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो ध्यान रखना एलोगरी है, ठीक है। एनिमल फार्म पब्लिश्ड इन 1945, 1945 में ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है 19, इन एनिमल फार्म हु हैज़ बीन सेंट टू द ग्लू फैक्ट्री, एनिमल फार्म में से ग्लू फैक्ट्री में किसको भेजा जाता है, ये आपको बताना है। योर ऑप्शंस आर बेंजामिन, क्लोवर, बॉक्सर, स्नोबेल, ठीक है। तो ये स्नोबेल सूअर है, और ठीक है बॉक्सर है, यहाँ पे घोड़े का नाम है, घोड़ा है ये, ठीक है, घोड़ा। तो इसको भेजा जाता है ग्लू फैक्ट्री में, है ना। बेंजामिन भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन आइए, डंकी है, गधा, ठीक है, ये गधा है। बेंजामिन गधा है, बॉक्सर घोड़ा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 28, द ओपनिंग ऑफ द नोवेल व्हाट इज़ माइकल हेंचर ऑक्यूपेशन। तो ये जो नोवेल है आपका मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, आपको पता है बहुत ही फेमस नोवेल है, बहुत ज़्यादा थॉमस हार्डी का नोवेल है, आपके सिलेबस में भी है ये। तो इसमें जो मेन हीरो है इसका माइकल हेंचर, इसका ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय क्या है, जब ओपन मतलब ये नोवेल जब शुरू होता है तो आपको पता है कि शुरुआत में ये दिखाया गया एक घास कटर है ये, ठीक है, घास काटने वाले जो होते हैं, और अपनी बीवी बच्चों को लेके मेला वेला देखने गया होता है। हेट रूशन, हेट रूशर का मतलब होता है घास कटैया, घास काटने वाला। तो वहाँ ये नशे में ड्रंक कर लेता है, नशे की हालत में बीवी बच्चे को बेच देता है, सेल कर देता है, और उसका फिर क्या है, बस जीवन भर फिर उसका दुख इसको रहता है। बाद में ये फिर बहुत ढूंढा ढाड़ी करता है, इधर उधर बेचारे को कुछ मिलता नहीं है, फिर ये अपने घर में मतलब लौट के कास्टर प्लेस में सेटल हो जाता है, एंड फाइनली वहाँ पे मेयर बन जाता है, यानी बड़ा आदमी बन जाता है। ये शुरू में तो ये घास काटने वाला है, लेकिन इसका भाग्य करवट लेता है और एक मेयर बन जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 21, हुम डज हैंचार्ड सेल हिज वाइफ। तो सेल जिसको की है इसने अपनी वाइफ, उसका नाम बताना है, किसको सेल करता है ये, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि ड्रिंक कर लेता है, ड्रिंक की हालत में ये अपनी वाइफ की बोली लगा देता है कि मेरी वाइफ को खरीद लो कोई। तो उस बोली जब ये लगाता है अपनी वाइफ की, तो उसको बोलते हैं ऑक्शन सीन, बड़ा फेमस सीन है वो इस नोवेल का। सो फर्मिटी सेलर है, सेलर है, फार्मर है, नोवेलमैन, तो वो एक सेलर है, ठीक है, न्यूसन, जिसका नाम है न्यूसन, ठीक है, न्यूसन है, न्यूसन अ सेलर, जिसको ये 5 गिन्नीज, इसे भी ध्यान रखना क्वेश्चन आता है, 5 गिन्नीज में उसको बेच देता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 22, इन एनिमल फार्म हाउ मैनी लेटर्स इज बॉक्सर एबल टू लर्न। तो कितने लेटर्स बॉक्सर याद कर लेता है? तो बॉक्सर आपको पता है घोड़े का नाम है, बेंजामिन में बताया गधे का नाम है, तो ये कितने लेटर याद करने में सक्षम है? 4 A थ्रू D, 2 A and B, 6 A थ्रू F नन, तो 4 A थ्रू D, ठीक है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 23, विच करेक्टर इन एनिमल फार्म रिप्रेजेंट स्टॉलिन। स्टॉलिन का रिप्रेजेंटेटिव कौन है इस एनिमल फार्म में? तो हमने बताया अभी 1945 में पब्लिश हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखना इसकी डेट। और ये जो नेपोलियन है ना, नेपोलियन, ये इसका स्टॉलिन का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। जो रूस में क्रांति हुई थी तो वहाँ पे असल में जो स्टॉलिन किरदार निभा रहा था वो यहाँ पे नेपोलियन निभा रहा है। स्क्विलर, हॉर्स स्लॉटर, ये सब अदर आपके ऑप्शन है, नेपोलियन करेक्ट हो जाएगा सी।
24 है यहाँ पे, वेयर डिड पिप मीट बाई बिडी, ठीक है। पिप बिडी से कब मिलता है? इन स्कूल, इन चर्च, एट सैटिस हाउस, इन लंदन। कब मिलता है? सो ये करेक्ट हो जाएगा, इन स्कूल। नेक्स्ट है 25, हुज एंट्रेंस डायरेक्टली लीड्स टू सेप्टिमस सुसाइड, ठीक है। किसकी एंट्रेंस एंट्रेंस सेप्टिमस की सुसाइड को लीड करती है? ब्राउडसॉ, इवान, रिजिया, होम। तो होम की एंट्रेंस जो है इसकी सुसाइड को इम्पैक्ट करती है, सो डी इज़ द राइट आंसर। 26 है, ड्रीम चिल्ड्रन वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन। ड्रीम चिल्ड्रन क्या है? आपका चार्ल्स लेम का, ठीक है, ऐसे है, ऐसे। और ये फर्स्ट पब्लिश कहाँ हुआ था? लंदन मैगजीन, द वर्ल्ड, बोथ, नन ऑफ दी। सो लंदन मैगजीन, ठीक है, ध्यान रखना, लंदन मैगजीन में ये पब्लिश हुआ था। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 27, द प्ले ऑल फॉर लव इज़ रिटिन इन। ये जो ऑल फॉर लव है ये किस में लिखा गया है आपको बताना। हीरोइक, कपलेट, फ्री वर्स, एपिक फॉर्म, ब्लैंक वर्स, ठीक है। सो ध्यान रखना आप लोग, ब्लैंक वर्स में ये लिखा गया है। एंड 1678, 1678 में इसे लिखा, पब्लिश करा, और 1677 में इसको लिखा गया, ठीक है। 1677 में लिखा है, पब्लिश हुआ है इसके एक साल बाद 1678 में बाई जॉन ड्राइडन, और ब्लैंक वर्स में, ठीक है। इसमें करेक्टर जैसे इराज है, वेंटिडियस है ना, चार्मियान है, एंटोनी क्लोपेट्रा, ये सब इसके करेक्टर हैं। नेक्स्ट है 28, इन ऑल माई सन हाउ अ जॉ किलर अल्टीमेटली ब्रॉट टू जस्टिस, ठीक है। सो ऑल माई सन्स पता है आपको, ड्रामा है बाई आर्थर मिलर। तो जॉ किलर अल्टीमेटली ब्रॉट टू जस्टिस, कैसे उसको जस्टिस करता है वो? बाई कमिटिंग सुसाइड, बाई डिफ्यूटिंग ऑल चार्जेस, बाई सरेंडरिंग बिफोर लीगल अथॉरिटीज, बाई ट्रांसफेरिंग हिज वेल्थ टू हिज सन चेरिस, तो बाई कमिटिंग सुसाइड। नेक्स्ट है 29, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटिन इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। इसमें से कौन सा वर्क है, मतलब किसने लिखा है इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। ईवी लूका, एजी गार्डनर, रिचर्ड राइट, स्टीनबैग। सो एजी गार्डनर इज़ द राइटर ऑफ इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। ये ऐसे है इनका, याद रखना, इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, एजी गार्डनर का। सो बी इज़ द राइट आंसर। बाकी ईवी लूका का ऐसे है, टाइट कॉर्नर, ये भी याद रखना। और स्टीनबैग का तो ग्रेप ऑफ रेथ हमने भी ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट है 30, अप्रैल इज़ द क्रूएस्ट मंथ लाइन अपीयर इन। ये लाइन कहाँ अपीयर होती है? वेस्टलैंड में, आर्म्स एंड द मैन, ऑल फॉर लव, 12th नाइट, ठीक है। तो आपको पता ही है, द वेस्टलैंड की ओपनिंग लाइन है, अप्रैल इज़ द क्रूएस्ट मंथ। तो इसी से ये प्ले ओपन होता है, सॉरी पोइम ओपन होती है। ओपनिंग लाइन है बेसिकली, अगर ये आए क्वेश्चन कि ओपनिंग लाइन क्या है इस पोइम की, ये जो पोइम है आपकी वेस्टलैंड, तो यही है, अप्रैल इज़ द क्रूएस्ट मंथ। 31 है यहाँ पे, ऑफ वाट इज पास्ट और पासिंग और टू कम, दिस लाइन इज। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है आपको बतानी है। सेलिंग टू बाइजेंटियम, लेडा एंड स्वान, 1919, नन ऑफ दी। सो दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सेलिंग टू बाइजेंटियम, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 32, आई हैव नो एम्यूनिशन, वॉट यूज ऑफ कार्ट्रीज इन बैटल, आई ऑलवेज कैरी चॉकलेट इन स्ट्रीट, हु अटर दीज वर्ड। सो ये बोलता है ब्लंटली, ठीक है, ब्लंटली बोलता है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 33, हु इज़ द फादर ऑफ देवदत्ता। देवदत्ता के फादर कौन है? भगवता, विद्यासागर, धर्मशिला, कपिला, हु इज़ द फादर ऑफ देवदत्ता, ठीक है। सो विद्यासागर, विद्यासागर इज द फादर ऑफ देवदत्ता, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 34, हु स्पीक्स आई नो द मीनिंग बट आई हैव लॉस्ट माई रीज़न, ठीक है। कौन बोलता है ये कि मैं जानता हूँ, आई नो द मीनिंग मतलब मीनिंग जानता हूँ, बट आई हैव लॉस्ट माई रीज़न, लेकिन मैं रीज़न अपने खो चुका हूँ। क्लोपेट्रा, एंटनी एंड मतलब वेंटिडियस, एलेक्जा, ये सब करेक्टर आपके हैं ऑल फॉर लव में, ठीक है। जॉन ड्राइडन का प्ले है, ध्यान रखना, एंटनी बोलता है, सो सी इज़ द राइट आंसर। 35 का है, गेट दिस वर्क डन बाई सबिता, ठीक है। सबिता ने मतलब आपको इसकी हिंदी बतानी है, गेट दिस वर्क डन बाई सविता।
तो ये काम सविता से कराओ, ठीक है। सो ये वाला बन जाएगा इसका हिंदी में, बी इज द राइट आंसर। ये काम सविता से कराओ, गेट दिस वर्क डन बाई सविता। 36 है, हु इज़ कॉल्ड ऐप इन द प्ले हैरी ऐप, ठीक है। ऐप किसको कहा जाता है हैरी ऐप में, 36 का बताना है, ठीक है। यंक है, लॉन्ग है, पैडी है, नन ऑफ दिस। सो यंक, यंक इज द ऐप इन हैरी ऐप। सो ए इज द राइट आंसर एंड हीरो ऑफ द प्ले। नेक्स्ट है 37, विच प्ले हैज़ बीन रिटन बाई ओ नेल। ओ नेल का कौन सा प्ले है, ठीक है। ओ नेल को आप ध्यान रखना, इनको 4 टाइम पुलिट्जर मिला है, 4 टाइम पुलिट्जर प्राइज मिला है ओ नेल को, फ्रॉस्ट की तरह। तो हैमलेट, आइस मैन, कॉम, आर्म्स एंड द मैन, नन ऑफ दिस। आइस मैन कॉम, ये इनका प्ले है, तो ये याद रखना। एंड पुलिट्जर प्राइज वाला भी सीन याद रखना, मतलब इनको 4 टाइम पुलिट्जर मिला है, अमेरिकन राइटर है ना, प्ले राइटर है, अमेरिकन प्ले राइटर। 38 है, चंद्रन टुक द एजेंसी ऑफ। चंद्रन ने किसकी एजेंसी ली थी, द डेली मैसेंजर, द डेली न्यूज़, हिंदुस्तान टाइम, नन ऑफ दी। सो द डेली मैसेंजर, ठीक है। द डेली मैसेंजर क्या है, न्यूज़पेपर है, उसकी एजेंसी ली थी चंद्रन ने। चंद्रन आपको पता है हीरो ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है। पूरा मैंने कराया अपनी चैनल पर, पूरा इसका समरी, पूरे MCQs, पूरा इसके करेक्टर्स हैं वहाँ पे, क्योंकि करेक्टर को लेके बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न थी कि शास्त्री गल और जो साउथ इंगल वाला जो करेक्टर है उसमें, ठीक है। तो टाइम हो तो आप लोग देख लेना। द डेली मैसेंजर एजेंसी है जो ये लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है 39, 39 है, ही वॉज द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। प्रोफेसर है इंग्लिश का, और स्टूडेंट हेट करते हैं, हेटेड हिम एंड कॉल्ड हिम एलिफेंट मास्टर। आइडेंटिफाई द करेक्टर ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट। तो ये जो करेक्टर कौन है बैचलर ऑफ आर्ट में, मिस्टर गजापति, मिस्टर एलिफेंट, प्रोफेसर राघवाचार्य, नन ऑफ दी, ठीक है। तो मिस्टर जो गजापति है ना, गजापति, ये इनको बच्चे एलिफेंट कहते हैं, क्योंकि गज, गज कौन होते हैं, हम हमारे यहाँ हाथियों को गज कहा जाता है, ठीक है। तो इनके नाम में गज आता है, इसलिए बच्चे इनको हाथी कहते हैं, है ना। हाथी कह के उसको बुलाते हैं, उससे नफरत करती है, इंग्लिश का प्रोफेसर है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, मिस्टर एलिफेंट, एलिफेंट इसमें कोई नहीं है। और प्रोफेसर राघवाचार्य भी प्रोफेसर हैं। अब ये आप बताना मुझे कि ये किसके प्रोफेसर हैं, कमेंट करके, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ा है तो पता होगा आप लोगों को कि राघवाचार्य बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, किस चीज़ के प्रोफेसर हैं। और ये उस चीज़ के प्रोफेसर हैं जिसका स्टूडेंट है चंद्रन, चंद्रन जिसका, चंद्रन के पास जो सब्जेक्ट है, ठीक है। 40 है, हु हैज़ रिटीन द इंट्रोडक्शन ऑफ द नोवेल द बैचलर ऑफ आर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हैशटैग लगा लेना, इसको मतलब इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना कि बैचलर ऑफ आर्ट का इंट्रोडक्शन किसने लिखा है, ठीक है। ये तो सबको ही पता है कि R K नारायण इसके राइटर हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन किसने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्राहम ग्रीन, फॉस्टर, नायक, नन ऑफ दिस। ग्राहम ग्रीन है, इन्होंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना बिल्कुल। 41 है, इन द नोबल कंठपुरा कांग्रेस कमिटी मूर्ति वॉज इलेक्टेड, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, द सेक्रेटरी, द ट्रीजर, ठीक है। सो इन द नोबल कंठापुरा कांग्रेस समिति का जो मूर्ति है वो क्या बनाया गया है, वो प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है। तो ये लोग अपना अलग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं कांग्रेस समिति का, और मूर्ति उसका हेड है, उसमें फिर सारी लड़कियां हैं, मैंने बताया था आपको, रत्ना, रंगमा, ये लड़कियां हैं, ये सब इसमें काम करती हैं इसके साथ, ठीक है। जब ये अरेस्ट हो जाता है तो रत्ना फिर इसको चलाती है, रत्ना, रत्ना जो है इसकी हेड बन जाती है, ठीक है। ये याद रखना। सो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 42, इन द नोबल कंठापुरा वॉज अ स्मॉल एंड अननोन विलेज इन द डैश प्रोवेनी, मैसूर, रत्नागिरी, कमंडन एंड कारा। सो कारा है ना, कारा विलेज है वो, है ना, अननोन विलेज इन द कारा। नेक्स्ट है यहाँ पे 43, और लेक, और लेक इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज। तो ये करेक्टर है और लेक, ये भी याद रखना आप लोग, ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन में है। अब है कौन, ये आपके ऑप्शन है यहाँ पे, विलेन है, हीरो है, जेस्टर है, नन ऑफ दी, ठीक है। कमेंट करके लिख दो जल्दी से फटाफट, यहीं यहीं याद हो जाएगा कि ये विलेन है, कि हीरो है, कि जेस्टर है, कौन है, ठीक है। विलेन है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे 44, हु वॉज द लीडर ऑफ स्कूल बॉयज़। स्कूल बॉयज़ का लीडर कौन है, तो ये वहीं से आ गया, स्कूल
जो है रेफ है, जैक मैरी ज्यू है, पिग्गी है, साइमन है, ये वही है आपका लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। उसमें ये बच्चों का जो ग्रुप है उसमें लीडर है आपका रेफ। रेफ इज़ द लीडर, ठीक है। इसके पास वो कौन से रहता है, संक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संक, और उससे ये लीड करता है फिर सबको। 45 है मासेकर ऑफ जलियांवाला बाग हैपेंड। तो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था, ये उसकी डेट बतानी है आपको, ठीक है। तो याद रखना 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था। ये गांधी जी के कॉन्टेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है। और 1919 में एक और आंदोलन है खिलाफत आंदोलन, ये भी हुआ था। तो ये आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये सीबीएसई यूपीएससी पेपर करा रहा है। यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये लास्ट में जो फिक्सन के आपके ये नेहरू हैं, गांधी हैं, इनमें से एक कोई क्वेश्चन आप मान के चलोगे आ सकता है, क्योंकि ये सब फ्रीडम फाइटर थे ना। तो यूपीएससी मतलब क्या है, सिविल सर्विसेज, ये आपके जो एग्ज़ाम कराता है ये, तो इसीलिए ये लोग इम्पोर्टेंट हैं, है ना। व्हेन वाज नेहरू अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमिटी। तो वही बताना है आपको कि नेहरू जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी के वो कब बने थे, चेयरमैन कब बने थे, 1938 में, 1931 में, 1937, 1935 में, कब बने थे ये। ठीक है, तो 1938 में बने थे। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारत के रहने वाले हैं। वी आर अबाउट टू, मतलब इसकी इंग्लिश बनानी है आपको, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो हम भारत के रहने वाले में वी आर अबाउट टू लिव इंडिया, वी वर अबाउट टू लिव इंडिया, वी वाज अबाउट टू, ये नहीं, वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, सिंपल ये बनेगा डी। नेक्स्ट है 48, सेंटियागो इज सक्सेसफुल टू किल द कैप्टिव फिश ऑन। ठीक है, तो वो जो उसने फ़िश पकड़ी थी उसको मारने में वो कब सक्षम होता है, द 87 डे, 88 डे, 89 डे, नन ऑफ दिस, 87th डे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 87वें दिन वो उसको मार देता है। सो ए इज़ द राइट आंसर। 49 है आपका, ठीक है। 49 क्या है, who sent the anonymous note that brought Elizabeth Jane and Donald together at Durnover Hill। ठीक है, तो कौन इनको एक एनोनिमस, मतलब ऐसा नोट जिसका कोई नाम नहीं लिखा हुआ, जिस पर अननोन कोई व्यक्ति है, अज्ञात व्यक्ति भेजता है डोनाल्ड फारफ्रे को और एलिजाबेथ जैन को। तो आपको पता है ये लोग कहाँ हैं, मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज में हैं ये दोनों। एलिजाबेथ जैन जो है जो हैंचर्ड है और सुसैन उसकी बेटी है, और डोनाल्ड फारफ्रे जो है उसका वो है कॉम्पिटिटर है हैंचर्ड का। ठीक है, बाद में इन दोनों की शादी हो जाती है। तो ये ऑप्शंस हैं आपके, लुसेटा, माइकल, सुसैन, द फर्मिटी वुमेन। तो ये सुसैन भेजती है, ठीक है। सुसैन क्या भेजती है, नोट भेजती है। 50 है यहाँ पर, हु सेज द फॉलोइंग, आई वुड नॉट बी अ स्लेव टू द पास्ट, आई विल लव वेयर आई चूज़। सो कौन बोलता है इसको कि मैं स्लेव नहीं हूँ पास्ट की, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ मैं मतलब जा सकती हूँ। तो वो लुसेटा है। लुसेटा मतलब क्या है कि लुसेटा का पहले अफेयर रहता है हैंचर्ड के साथ, एंड बाद में जब फारफ्रे आया तो फारफ्रे के साथ फिर वो मतलब अट्रैक्ट हो जाती है। तो वो कह रही है कि स्लेव नहीं हूँ पास्ट की, मतलब ये नहीं है पास्ट में जो हो गया तो मैं वही बन के रहूँगी। अब भाई ये लाइफ है मेरी, अभी मुझे अब कोई और अच्छा लग रहा है मैं उसके पास चली जाऊँगी। तो ये इनकी पर्सनैलिटी है। तो ठीक है, तो जो विचार होते हैं इंसान के उससे उसकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। सो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एंड 51 है यहाँ पे, हाउ डज फारफ्रे एंड द टाउन्स लविंग अटेंशन अफेक्ट एलिजाबेथ जैन। कैसे उसको अफेक्ट करते हैं। सी डज नॉट इवन नोटिस, शी ट्राइज टू इग्नोर ऑल द अटेंशन, शी बिकम अ वेन वूमेन, सी नोटिस बट विशेज शी हैड मोर एजुकेशन टू बी वर्दी। सो डी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 52, वॉट फीचर डज माइकल रिमेंबर फ्रॉम एलिजाबेथ जैन बेबीहुड। ठीक है, तो बचपन के कौन से सिंबल हैं जो माइकल याद करता है एलिजाबेथ जैन के। एलिजाबेथ जैन बेटी है ना इसकी, तो बचपन में एक मतलब इसकी जो चीज़ें थी, हालांकि वो ये वाली जो एलिजाबेथ जैन है इसकी रियल बेटी नहीं है, ये भी याद रखना आप लोग।
बचपन वाली जो बेटी थी इसकी रियल बच्ची वो मर गई थी, ठीक है। सुसैन के साथ जो गई थी वो मर गई थी, लेकिन जब उसकी न्यूसेंस से एक बेटी हुई थी तो उसका नाम भी इन्होंने एलिजाबेथ ही रखा था। तो ये बात बाद में पता चलती है माइकल को, तो ये इससे नफरत करने लगता है, लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो उसके बालों के बारे में सोचता है, हर ब्लैक हेयर। सो ए इज़ राइट आंसर। 53 है यहाँ पर। इन द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइज वेयर डिड एलिजाबेथ मीट विक्रम। ये प्राइड एंड प्रेजुडाइज में ये जो एलिजाबेथ है ये विक्रम से कहाँ मिलती है? एट लैगबॉर्न, एट मर्चॉन, एट हैम्पशायर, इन लंदन, कहाँ पर मिलती है? ठीक है, सो एट मैरिटॉन। सो बी इज द राइट आंसर। इन द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइज, ये भी यहीं से है। लेडी कैथरीन वॉज द आंट ऑफ, ये किसकी आंट है लेडी कैथरीन? ये बताना है। यहाँ पे मिस्टर बैनेट है, मिस्टर बिंगली है, मिस्टर डर्सी है, नन ऑफ दीज। सो डर्सी, ये जो कैथरीन है ये डर्सी की आंट है ना, सो सी इज द राइट आंसर। हु रन्स एन एक्सपेंसिव एंड सुपीरियर स्कूल इन नोबल टू वर्जिन। ठीक है, तो टू वर्जिन जो नोवेल है आपको पता है ये कमला मार्केंडिया का, इसमें ललिता सरोजा बहनों की कहानी है दोनों की। उसमें स्कूल है ना, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिसमें है ना ललिता पढ़ती है और जो सरोजा है वो गांव के स्कूल में पढ़ती है। तो जो वो स्कूल है ये सुपरियन, जो इसमें सुपर लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अव्वल दर्जे के लोग, वो कौन चलाती हैं? आंच एमिल, एलम मैल्यू, मिस मैंडूजा, ललिता सरोजा। ललिता सरोजा तो पढ़ने वाली बच्चियां हैं, मिस मैंडूजा चलाती हैं इसको, सब बी याद रखना, ये इनकी बुआ हैं, मतलब इन दोनों लड़कियों की, एला मैल्यू। 56 है। जॉन स्टीनबेक वॉज एन नोवेलिस्ट। ठीक है, तो ये जॉन स्टीनबेक कौन है? एक नोवेलिस्ट हैं। कौन से, कहाँ के हैं? अफ्रीकन, अमेरिकन, आयरिश, स्विस। तो ये अमेरिकन नोवेलिस्ट हैं, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। द स्टोरी ऑफ द नोवेल द स्कारलेट लेटर इज सेट इन, इसकी स्टोरी कहाँ पर सेट है आपकी स्कारलेट लेटर की? बॉस्टन इन मैसाक्यूट, पीसा इन रोम, कोकरमाउथ लंदन, डोवर इन फ्रांस। ठीक है, सो ए वाला करेक्ट है, बॉस्टन। नेक्स्ट है 58। हु हैज़ पास्ड डिस्टर्ब्ड हिज ब्रेन इन द नोवेल मिसेस डॉलोवे। ठीक है, पीटर वॉल्स, सेप्टिमस वेरन स्मिथ, रिचर्ड डॉलोवे, विलियम ब्राडसो। ठीक है, सो सेप्टिमस सुसाइड कर लेता, सेप्टिमस वेरन स्मिथ। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 59। मिस्टर पिल्किंगटन इज ऑनर ऑफ द फॉर्म इन द नोबल एनिमल फार्म इज मैनर, पिंचफील्ड, फॉक्सवुड और एनिमल फॉर्म। तो ये जो ये ऑनर हैं पिकिंगटन फॉक्सवुड, फॉक्सवुड की। सो सी यहाँ पे करेक्ट। ये इसको चेक कर लेना क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मेरे को क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना आप लोग इसको, है ना, समरी पे जाना है इसकी एनिमल फॉर्म की और वहाँ देख लेना बुक में। 60 है। ओकैन को वो, ये भी गलत ना, मतलब कुछ है ना, कुछ कुछ कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़े से कहीं कहीं पब्लिशिंग, जो पब्लिशिंग में पब्लिश करने में जो एरर होती है ना, वो हो गई है कुछ, जैसे स्पेलिंग गलत हो गई या राइट, जैसे जैसे अब ओकैन का वो है पूरा नाम, तो यहाँ ओकैन को कर दिया है, ऐसे इसमें थोड़ी सी गलतियाँ हैं प्रैक्टिस सेट में। बाकी क्वेश्चंस अच्छे हैं। ओकैन कवो इज़ टू बी एग्जाइल्ड फॉर, अब ये कितने सालों के लिए इसको एग्जाइलमेंट मिलता है? तो आपको पता है इसको एग्जाइल कर दिया जाता है यूमोफिया से, है ना। तो एग्जाइलमेंट कितने सालों का है इसका? तो आपको बताना है 7 ईयर्स, ठीक है, ध्यान रखना 7 ईयर्स। 7 साल के लिए मेवंटा चला जाता है, वहाँ पे अपने मामा के घर में रहने लगता है, क्योंकि इसने क्लींसमैन को मार दिया था, तो उसका चार्ज इस पे लग जाता है। नेक्स्ट है 61। इन द वेस्ट लैंड वॉट डज द क्रूएलेस्ट मंथ ब्रीड। तो वेस्ट लैंड आपको पता है कि क्रूएलेस्ट मंथ है ना, जो ओपनिंग लाइन अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ से स्टार्ट होती है पोइम। तो ये ब्रीड करता है लॉनलीनेस, लैम, लिलिया, किसको ब्रीड करता है ये? ठीक है, सो लिलियाक्स के बारे में बताया है यहाँ पे टी एस इलियट ने, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 62। इन द वेस्ट लैंड वॉट डज द क्रूएलेस्ट मंथ मिक्स टूगेदर। वेस्ट लैंड में ये जो क्रूएलेस्ट मंथ है ये किसको मिक्स कर देता है एक साथ? मेमोरी एंड डिज़ायर, ब्यूटी एंड हिस्टर, द पास्ट, फ्यूचर,
लव एंड डेथ। अब देखो जैसे लव है तो लव की स्पेलिंग क्या होती है, LOV, है ना। तो यहाँ पे लव WX ऐड हो गया। तो ये क्या होती है, जो छापने की जो एरर होती है ना, उसके लिए भी एक वर्ड है इंग्लिश में, या मुझे याद नहीं आ रहा। तो जो छापने में जो एरर हो जाती है, वो वाली एरर है इस बुक के अंदर बस। वैसे अच्छा है ये, मतलब इसमें क्वेश्चंस अच्छे बनाए हैं। ठीक है, तो ये लव एंड डेथ है, वैसे यहाँ पे लव यू एंड डेथ लिख दिया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मेमोरी एंड डिज़ायर को ये मिक्स कर देता है, ए वाला। 63 है, वॉट डज स्टैनली बिगिन डूइंग व्हेन ही इज कॉट इन ए कंप्रोमाइजिंग पोजीशन विद लूलू एट द एंड ऑफ एक्ट 2 पार्ट 3 फ्रॉम एक्ट 2 पार्ट 3। तो यहाँ से ये जो है सीन की बात हो रही है, गिगलिंग, रनिंग, स्कीमिंग, क्राइंग। सो गिगलिंग करता है, सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और ये वाला जो 10 सेट है ये आपका LT में काम आ जाएगा। बाकी अगर आप है ना उसकी और ये जो है एग्ज़ाम आपके बिहार वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी रंजीत सर का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके काम आ जाएगा, उसको देखते रहिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद उसको 50 सेट में पूरा उसको कराऊंगी, पूरा उसको देखना। और GIC की अगर आप लोग कोई तैयारी कर रहे हो तो उसमें GIC वही राइटर सेम GIC में भी हैं जो LT में हैं। तो वो जो क्वेश्चंस आपको अभी LT में करोगे ना वही उसमें भी काम आ जाएंगे। तो ये दोनों प्रैक्टिस सेट आपको काम आने वाले हैं GIC में भी। ठीक है, तो जिन लोगों ने ले लिए हैं या जिनके पास हैं तो मतलब ये बेकार नहीं जाएंगे, आपके काम आ जाएंगे ये क्वेश्चन। वॉट डज पैटी वॉलंटियर टू डू विद स्टैनली ब्रोकन ग्लास। तो पैटी स्टैनली के टूटे चश्मे के साथ, उसका चश्मा टूट जाता है, उसके साथ क्या करता है, फिक्स देम विद सैलो टेप, उनको फिक्स कर देता है, थ्रो देम अवे, टेक देम टू ए स्टोर, और मेंड देम। तो टेक देम टू ए स्टोर, सी इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट है 65, हु इज़ थ्रोबिंग बिटवीन टू लाइफ्स। दो लाइफ के बीच में कौन थ्रोप करता है, द टाइप इज टायरिसिस, फेलबस, मिस्टर यूएंडिस। ये टायरिसिस है। ठीक है, टायरिसिस थ्रोबिंग बिटवीन टू लाइफ, सो बी इज द राइट आंसर। 66 है, द नरेटर इज टोल्ड दैट ही शुड फियर डेथ बाय वाटर। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। 67 है, इट इज़ ऑल मैटर ऑफ फेट। ये तो सब भाग्य की बात होती है। यू कैन मैरी ओनली द पर्सन whom यू आर destined टू मैरी। ठीक है, तुम्हारी शादी उसी व्यक्ति से होगी जिस तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा। ये सब बातें होती हैं ना इंडिया में हमारे यहाँ, तो वही सोसाइटी की बातें यहाँ राइटर दिखाते हैं। एंड एट द अपॉइंटेड टाइम, जो टाइम फिक्स है तभी तुम्हारी शादी होगी। घर की आपने देखा होगा, पूरी औरतें ऐसी कहती हैं, बेटा जो भाग्य में लिखा है ना वही होगा, परेशान मत हो। जैसे नौकरी के लिए भी कोई बात हो, नौकरी ना मिले, पेपर पास ना हो, तो कहेंगे अरे तेरे भाग्य में नहीं थी सरकारी नौकरी, भाग्य में होगी तो ज़रूर मिल जाएगी, इस तरह की बातें। तो वो कहती है कि यार शादी तो मतलब ऊपर से डिसाइड होती हैं, जब तुम्हारा टाइम आएगा शादी हो जाएगी। When the time comes, let her be the ugliest girl. She will look all right to the rest in I who said। तो ये मदर कहती है बैचलर ऑफ आर्ट में, मतलब चंद्रन की माँ। उसकी शादी नहीं हो पा रही ना वो कुंडली के चक्कर में मालती से, तो परेशान है बेचारा, तो उसको समझा रही है शादी होगी तुम्हारी और बढ़िया लड़की से होगी जो तुम्हारे भाग्य में लिखी होगी, ये तुम्हारे भाग्य में नहीं है। 68 का है, इफ़ द गर्ल इज़ नॉट बैड लुकिंग। लड़की अगर बुरी नहीं है, एंड इफ़ यू आर गेटिंग सम मनी इन टू द बार्गेन, why don't you marry, you will have some money and the benefit of a permanent helpmate who said। तो ये कौन बोलता है, मोहन बोलता है। ठीक है, मोहन क्या है, चंद्रन का फ्रेंड है बैचलर ऑफ आर्ट में, तो वो ये बोलता है चंद्रन से। ए इज राइट आंसर। 69 है, हाउ मैनी पार्ट एंड चैप्टर डज द नोवेल द बैचलर ऑफ आर्ट। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टिक लगा लेना। इसमें कितने चैप्टर हैं, कितने पार्ट हैं, तो 4 पार्ट हैं, 18 चैप्टर हैं। ठीक है, 4 पार्ट, हर एक पार्ट में इसकी स्टेज को दिखाया है RK नारायण ने। ठीक है, तो 4 पार्ट एंड 18 चैप्टर, तो ये आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 70, आई हैव नो एम्यूनिशन, वॉट यूज़ ऑफ कार्टेज इन बैटल, आई ऑलवेज कैरी चॉकलेट। चॉकलेट सोल्जर बोलता है ये, इन स्टीड हु अटर दिस वर्ड्स। तो ये ब्लंट सिलिकॉन है इसमें, चॉकलेट सोल्जर, सी इज़ द राइट आंसर। ये भी पीछे भी आया था, हमने पढ़ा था अभी। ऑफ वाट इज़ पास्ट और पासिंग और टू कम, दिस लाइन इज इन। So this line has been taken from selling to Byzantium. A is the right answer. Next है यहाँ पे 72, what does the prince or Aragon find inside the silver casket।
तो प्रिंस ऑफ एरागॉन को सिल्वर कास्केट में क्या मिलता है? आपको बताइए, पोर्सिया के सूटर हैं, आते हैं 3 कास्केट सीन इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाई विलियम शेक्सपियर। तो क्या मिलता है उसको? ह्यूमन। कमेंट करके बताना मुझे, है ना। आप अपना कमेंट कर दो, अभी उसमें टाइप कर दो कमेंट। ओके, ये है चारों ऑप्शन देख के। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पता ही होगा। अ ह्यूमन स्कूल, अ गोल्डन स्क्रॉल, द पोर्ट्रेट ऑफ ब्लिंकिंग इडियट, नन ऑफ दी। ठीक है, ब्लिंकिंग इडियट, पोर्ट्रेट ऑफ ब्लिंकिंग इडियट, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 73। 73 है आपका, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व इन द बॉन्ड। ठीक है, तो उस मनी की अमाउंट बतानी है जो बॉन्ड में इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो कितनी ड्यूकेट थी? 5000 ड्यूकेट्स, 200 ड्यूकेट्स, 3000 ड्यूकेट, नन ऑफ दीज। ठीक है, सो कितना वो मनी जो बेसेनियो ने उधार लिया था साइलॉक से, पैसा जो एंटोनियो ने दिलवाया था, उसमें कितना मतलब साइन हुआ था बॉन्ड में। ठीक है, बॉन्ड बॉन्ड साइन करवाया था ना साइलॉक ने। फिर बाद में इसमें केस चला था उसके ऊपर, तो ये 3000 ड्यूकेट थी। ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर। 74 का है, शैली रोड विद वॉट आर्टिस्टिक ड्राइव, इम्पल्स, डीप थॉट, लाइफ एक्सपीरियंस, लव फॉर लिटरेचर। ठीक है, सो इम्पल्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 75। हु डज मिकैन एंड गोल्डबर्ग एक्यूज स्टैनली ऑफ किलिंग हिज चाइल्ड, हिज ब्रदर, हिज मदर, हिज वाइफ। ठीक है, तो किसका आरोप लगाते हैं ये दोनों इस पर, स्टैनली पर? हिज वाइफ को मारने मतलब पत्नी को मारने का आरोप लगाते हैं कि तुमने अपनी पत्नी को मारा है। झूठा आरोप इस पर लगाते हैं। 76 का, वॉट डज अ पर्सन मेक मीट वैन ट्राइंग टू टेक टी टू स्टैनली से ही हैड बीन डूइंग विद द स्टैनली फ्रॉम एक्ट 3 पार्ट 1, टॉकिंग, क्राइंग, लाफिंग, वर्किंग। ठीक है, 76 का बताओ। ठीक है, टॉकिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 77। स्पेंडिंग टू मच टाइम इन स्टडी इज, है ना, टाइम स्टडी में बहुत सारा टाइम स्पेंड करना कहलाता है स्लॉथ, अफेक्शन, ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर, ऑल ऑफ एवर। तो ये बैकन ने कहा है, ये बैकन की जो ऐसे है ना ऑफ स्टडी, वहाँ से ये लाइन ली गई है कि जो बहुत ज़्यादा टाइम स्टडी में खर्च करते हैं वो उसको कहते हैं स्लॉथ। सो ए। 78 का है, व्हाट डज क्राफ्टी मैन डू टू स्टडी। तो वो जो क्राफ्टी मैन होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं, वो स्टडी के साथ क्या करते हैं? दे एडमायर देम, दे यूज़ देम, दे रीड देम, दे कंडेम देम। तो यहाँ पे कंडेम है। ठीक है, मैंने बताया ना छापने में, ये जो है छापने की गलतियाँ इसमें हो गई हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर। दे कंडेम देम, यहाँ कंटेम लिख दिया है, तो ये बस वही छापने वाली एरर है इस बुक के अंदर। वैसे तो ठीक है, तो अगर हमने पढ़ाई करी तो इतना तो हम समझ जाते हैं ना कि क्या चीज़ होगी। तो दे कंडेम देम। नेक्स्ट है 79। टूडेज मीटिंग हैज़ बीन, है ना, तो आज की जो मीटिंग थी वो क्या होगी? कॉल्ड अप, कॉल्ड इन, कॉल्ड आउट, कॉल्ड ऑफ। सो कॉल्ड ऑफ। ठीक है, मीटिंग जो थी वो कैंसिल हो गई, कैंसिल होना को कॉल्ड ऑफ बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब है। सो डी इज़ द राइट आंसर। 80 है, द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड। जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, ऑटोमेशन, ऑटोनोमी, ऑटोगेमी। सो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। सो सी इज़ द राइट आंसर। नहीं, ऑटोनोमी, गैस वन। वेयर इज डंकन किल्ड। डंकन की हत्या कहाँ होती है? इन द बैटल विद नॉर्वे, इन हिज बैड चैम्बर एट मैकबेथ कासल, इन दिस बैड चैम्बर एट फोर्स, एट बिरनम वुड। कहाँ पर इसकी हत्या होती है? तो डंकन, मैकबेथ मारता है इसको, डंकन को, अपने कासल में। ठीक है, मैकबेथ उसको अपने कासल में बुलाता है, इनवाइट करता है, और बैड चैम्बर में सोया होता है डंकन, तो उसकी हत्या कर देता है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 82। हु फ्लीज स्कॉटलैंड टू जॉइन मालकॉम इन इंग्लैंड। ठीक है, कौन स्कॉटलैंड भाग जाता है मालकॉम को ज्वाइन करने के लिए? तो ये आपका डोनाल्ड, ये है आपका मैकडफ। मालकॉम बड़ा बेटा है डंकन का, जो डर के मारे इंग्लैंड भाग जाता है, फिर बाद में इसके पीछे पीछे इसको मतलब ये मैकडफ भी इसके पीछे आता है। सो सी इज़ द राइट आंसर। डोलान मैन उसका छोटा बेटा डंकन का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये स्कॉटलैंड वहाँ भाग जाता है, ये आयरलैंड शायद, ये मुझे ढंग से कंफर्म नहीं है, लेकिन इंग्लैंड नहीं जाता, ये कहीं और जाता है, शायद आयरलैंड भाग जाता है। 83 का है, वाई डज द स्पीकर गो फ्रॉम अ जुबिलेंट एंड ecstatic टोन टू वन ऑफ मॉर्निंग एंड despair। ठीक है,
तो ये आपकी पोइम से लिया गया, ही इज़ अनहैप्पी विद द डैमेज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्न। ये आपकी जो ग्रेसियन अर्न है ना जॉन कीट्स की, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। ही डज़ नॉट अप्रूव ऑफ द इमेज ऑन द टर्न, ही इज़ बाई पोलर। और लास्ट वाला है डी, ही इज़ लुकिंग एट डिफरेंट सीन ऑन द अर्न। सो डी करेक्ट हो जाएगा, ही इज़ लुकिंग एट डिफरेंट सीन ऑन द अर्न। 84 है, द डार्क विंट्री बैड इज़ ए। डार्क विंट्री बैड का क्या मतलब है? स्लीपिंग प्लेस विच इज़ इन द डार्क, अंधेरे में स्लीपिंग प्लेस वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड, बैड विच इज़ डार्क एज वेल एज कोल्ड। ठीक है, तो डी वाला जो है देखो, बैड वे सीड विल बी बरीड इन द ग्राउंड, है ना, वो बैड मतलब जहाँ पर जो सीड होते हैं ना वो ज़मीन में जहाँ दफन होते हैं, उस ज़मीन को इन सीड्स का बैड बोला गया है, विदाउट शोइंग एनी एक्शन ऑफ लाइफ। यानी कि जब हवा चलती है तो जो बीज होते हैं उड़ते अड़ाते से ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं, और फिर जब स्प्रिंग आता है तो बारिश होती है, तो वही बीज क्या होते हैं, पुनः, है ना, पत्तियों के रूप में, पेड़ों के रूप में धरती से ग्रो हो जाते हैं। तो डी वाला करेक्ट है ना, और टू द बेस्ट इनसे लिया गया है। 85 है, द वाइल्ड स्पीड इज कॉल्ड अ डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर बिकॉज। तो और टू द बेस्ट विंड को डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर बोला गया है क्योंकि ये ऑप्शंस हैं, इट लीड टू डिस्ट्रक्शन, प्रिजर्व एवरीथिंग, इट फर्स्ट लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड एंड देन एक्ट प्रिजर्वर टू प्रोड्यूस। ठीक है, 4 वाला देखो, फर्स्ट इट लीड टू शेडिंग ऑफ डेड लीव्स, देन एक्ट एज ए प्रिजर्वर ऑफ द सीड विच विल स्प्रिंग अगेन। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 86, वॉट डज ड्यूक से वॉज वन ऑफ द फॉल्ट ऑफ द डचेज। तो ड्यूक ऑफ फरारा जो कहानी सुना रहा है अपनी डचेस के बारे में, तो उसका कौन सा फॉल्ट वो बताता है? शी हेटेड हिम, वो उसको नफरत करती थी। शी स्माइल टू मच, शी वॉज वेवर इम्प्रेस, शी वॉज ए स्नोब, वो घमंडी थी, वो स्माइल बहुत करती थी, मतलब हर किसी को स्माइल करती थी, तो उसको जलन होती थी, तो उसने सारी स्माइल ही स्टॉप कर दी टूगेदर। तो वो बोलता है ना कि आई स्टॉप ऑल स्माइल टूगेदर, मतलब उसने ऑर्डर दे दिया अपने उनको नौकरों को और मरवा डाला रानी को। 87 है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोइम, ब्लैंक वर्स, जैक्टाइल मीटर, एनापेस्टिक मीटर एंड जाम्ड राइमिंग कपलेट। सो डी इज द राइट आंसर। हु इज़ द मेकर, हाउ डज मिल्टन विश टू सर्व द मेकर। ठीक है, कौन है मेकर, मेकर कौन है? हाउ डज मिल्टन विश, कैसे मिल्टन चाहते हैं अपने मेकर की सेवा करना। तो पहली बात तो मेकर कौन है यहाँ पे, गॉड, और उसकी सेवा कैसे करना चाहते हैं मिल्टन, ये आपके ऑप्शन हैं, इन्हें पढ़ लो। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ दे रखे, सी वाला करेक्ट है, गॉड इज़ द मेकर और ही विशेष टू सर्व गॉड बाई यूजिंग हिज पोइटिक गिफ्ट, मतलब कविताएं लिखकर उसकी सेवा करना चाहते हैं भगवान की। मिल्टन मिल्टन अंधे हो गए ना। 89 है, वॉट डज वर्ड पोस्ट ओवर लैंड मीन्स, इसका मतलब क्या है? पोस्ट ओवर लैंड मीन्स वर्डन और वर्क लोड, डिमांड, गॉड, गिफ्ट, ट्रैवल। 89 का क्या बनेगा? ठीक है, तो ट्रैवल, पोस्ट ओवर लैंड का मतलब है ट्रैवल, कि हज़ारों दूत उसके क्या करते हैं, पोस्ट ओवर लैंड मतलब दौड़ के आते हैं, ट्रैवल करते हैं। बैलाड क्या है? अ शॉर्ट नैरेटिंग टेल। ठीक है, इज द राइट आंसर। बैलाड क्या होती है? एक शॉर्ट नैरेटिव पोइम होती है। 91 है, लिरिक, लिरिक क्या होती है? ये ऑप्शन हैं आपके, लॉन्ग पोइम रिटन इन फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, पोइम रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड, अ शॉर्ट पोइम इन विच द बेस्ट पोइट एक्सप्रेसेस इंटरपर्सनल फीलिंग। ठीक है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 92 का है, इन द सेंटेंस एथलेटिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट, एथलेटिक्स यानी कि ये वर्ड क्या है आपको बताना है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, तो नाउन है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 93, इन दिस सेंटेंस ऑल द ऑफिसर शुड रेस्पेक्ट वन अनदर। वन अनदर क्या है यहाँ पे? सिंपल प्रोनाउन है, ये है ना, हमें पता है, डी इज द करेक्ट। 94 है, इन द सेंटेंस ही डिमांडेड अ थोरो इंक्वायरी, थोरो इज, तो थोरो क्या है यहाँ पर? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, तो एडजेक्टिव है ये। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 95, चार्ल्स डिकेंस नोबल डील लार्जली विद। तो चार्ल्स डिकेंस का जो नोबल है वो लार्जली डील करता है कि सिवार अफेयर्स, डिवाइन मैटर्स, कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशन, बिजनेस मैटर। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशन से ये डील करता है, सो सी इज द राइट आंसर।
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिजेंट? इंडिजेंट का मीनिंग क्या होता है? रिच, ब्रेव, इंटेलेक्चुअल, पुअर। सो इसका मतलब होता है पुअर, सो डी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट? पर्टिनेंट नैरो माइंड, रेलिवेंस, क्यूरियस, अपसाइड डाउन। सो रेलिवेंस, पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलिवेंस, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। 98 का है, नेम द क्रिटिक हु रिमार्क जस्टिस 1910 इज ए कमेंट्री अपॉन द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियड। तो कौन सा क्रिटिक है जिसने कमेंट किया है? ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है, कोस है, सिवाड़ है, नो नुकोल, निस्कैम, ऐसी वार्ड है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट है 99, अकॉर्डिंग टू शैली द वेस्ट विंड इज द ब्रीथ ऑफ। किसकी ब्रीथ है जो है वेस्ट विंड? समर, ऑटम, स्प्रिंग, विनर। तो ऑटम की ब्रीथ है ये, ठीक है। 99 का क्या हो जाएगा? बी, ब्रीथ ऑफ ऑटम कहा है उन्होंने, ठीक है, वेस्ट विंड को। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है बताना है आपको 100 में, ठीक है। यहाँ टेल मी वेयर डू यू लिव, टेल मी वेयर यू लिव, टेल मी वेयर यू लिव, डी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट? यहाँ पे कौन सा करेक्ट है बताना है आपको। आई हैव नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई। आई हैव हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही हैज़ लेफ्ट फॉर मुंबई। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे। 101 का बताओ। 101 का करेक्ट है ए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 102, चेंज द नरेशन ऑफ द सेंटेंस। यू से आई कट द फिंगर। तो ठीक है, डायरेक्ट से इसका इनडायरेक्ट आपको बताना है। यू से दैट यू कट द फिंगर, यू सैड दैट यू हैड। ये तो गलत हो गया आपका, जो फर्स्ट वाला है ना यही सही हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो हमेशा ध्यान रखना कि ये वाला यहाँ जो सेंटेंस होता है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते, नो चेंज, नो चेंज रहती है ये वाली जो है क्लॉज। तो यू से दैट यू कट द फिंगर, और यहाँ पे जो आई था, आई आपका सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे जो आई था वो यू हो गया। तो ये बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ पे ये चेंज भी नहीं हुआ सेंटेंस। बाकी यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे सैड कर दिया है, फिर यहाँ पर आई का आई रखा है, ये सभी गलत हैं। तो आपका मतलब पहला वाला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 103, वॉट चेंज इज रिक्वायर्ड इन दी वर्ब रोटेट इफ़ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपसे यहाँ पूछ रहा है कि ये जो वर्ब है ना रोटेट, रोटेट मतलब क्या होता है? घूमना है इस तरीके से कोई चीज़। तो ये जो वर्ब है रोटेट, ये आप इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करोगे तो इसकी फॉर्म क्या रहेगी, मतलब ये बताना बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे ये है आपका डायरेक्ट सेंटेंस, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, कि जो अर्थ है वो अपनी धुरी पर घूमती है। एक्सिस का मतलब क्या होता है? धुरी, जिस पर पृथ्वी घूमती है ना। तो यहाँ पे जो रोटेट जो ये लिखा है रोटेट्स, इसका जो फॉर्म है वो क्या होगा? रोटेट हो जाएगा, रोटेट होगा या रोटिंग होगा, रोटेटिंग होगा या नो चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो रोटेट मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है एक्चुअली, है ना भाई। टीचर ने कहा जो धरती है अपनी धुरी पर घूमती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो यूनिवर्सल सेंटेंसेस होते हैं वो चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा डी वाला, नो चेंज इट इज़ रिक्वायर्ड। रोटेट्स का रोटेट्स ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है 104, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे पंचुएशन वही आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट है ना। 4 सेंटेंस यहाँ पे ऐसे दे रखे हैं। तो आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड, हाउ आर यू, आई आस्क्ड, आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट, ही आंसर्ड। ये आपका हो गया। फाइंड आउट द करेक्ट वन, करेक्ट वाला फाइंड आउट करिए। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, पंचुएशन का एक क्वेश्चन आएगा वहाँ पर एग्जाम में, ठीक है। तो तो फर्स्ट वाला तो गलत, दिखने से ही गलत लग रहा है ना, गलत है ये एक्चुअली। यहाँ पे इनडायरेक्ट आपको बताना है, तो यहाँ पे कहीं भी इनडायरेक्ट के कहीं भी आपका कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ कहीं भी नहीं लग रहा है इसमें, है ना। यहाँ पर लग रहा है कि देखो हाउ है, हाउस, हाउस से यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, फिर आस्क्ड है, फिर यहाँ पे सेंटेंस है पूरा, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे क्लोज किया गया है। तो जो डी वाला है ना आपका, वो करेक्ट है ऑप्शन। बाकी ये रॉन्ग है, ये दो तो ऊपर वाले बिल्कुल ही रॉन्ग दिख रहे हैं अलग से। थोड़ा बहुत इसको ठीक किया गया है, लेकिन नीचे वाला बिल्कुल करेक्ट है।
मतलब मेरे अकॉर्डिंग है, आप देख लेना आपको कौन सा सही लग रहा है। ये वाला सही लग रहा है, ये डी वाला ही करेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 105 है, एंटोनिम बताना है यहाँ पे, है ना। एंटोनिम आप समझते ही हो, ऑपोजिट होता है, उल्टा। जैसे जैनित है, जैनित मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट या फिर चोटी मान लो। तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, समिट मीन्स चोटी हो गया, हेवन इम्पोर्टेंट, नाडिर। तो ये वाला ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। जैनित का जो एंटोनिम होता है ना, वो ये होता है। सो ए इज़ द राइट आंसर। 106 है, नज़ीम एज़ेकल इज़ अ बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन स्विस जीव। तो ये जो नज़ीम एज़ेकल है ना, ये कहाँ पर बॉर्न हुए थे, ठीक है। तो ये ज्यूइस कम्युनिटी में ये बॉर्न हुए थे, मुंबई, मुंबई मराठा ज्यूइस कम्युनिटी। ओके, सो डी इज़ द राइट आंसर। और ये हमारे पोस्ट कॉलोनियल जो लिटरेचर है उसके, इनको मतलब जो पोस्ट कॉलोनी लिटरेचर है उसका इनको फादर माना जाता है इंडिया में। ठीक है। नेक्स्ट है 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कवर लेटर दैट इज इंक्वायरिंग इफ देयर आर एनी ओपन पोजिशन दैट यू मे बी क्वालिफाइड टू फिल। सो ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पर कवर लेटर का टाइप है। जैसे एप्लीकेशन लेटर हो गया, है ना, प्रोस्पेक्टिंग लेटर हो गया, नेटवर्किंग लेटर हो गया, एंड नेटवर्किंग लेटर, रेजिग्नेशन लेटर हो गया। तो आपका जो है ना, प्रोस्पेक्टिंग लेटर इज़ अ टाइप ऑफ कवर लेटर, सो इज बी इज़ द राइट आंसर। 108 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म टू डिस्क्राइब आर्ट फॉर आर्ट सेक। ठीक है, तो आर्ट फॉर आर्ट सेक के लिए आप बताइए, टर्म बताना है आपको। दूसरा एस्थेटिसिज्म है, डिडाक्टिसिज्म है, रियलिज्म है, न्यूरियलिज्म है। तो आपको पता है ना, आर्ट फॉर आर्ट सेक इज़ अ स्लोगन। ये एस्थेटिक जो मूवमेंट था उसका स्लोगन था, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर। 109 का है, हु ऑफ द फॉलोइंग डिड इन्वेंट द टर्म स्प्रिंग रिदम। तो आपको बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मतलब 4 राइटर दे रखे हैं कि इनमें से किसने इस स्प्रिंग रिदम को जो है इन्वेंट किया था। जीएम हॉपकिंस, रॉबर्ट बर्न्स, पीवी शैली, टेनिसन। तो आपको पता है ये स्प्रिंग रिदम को इन्वेंट करने वाले थे जीएम हॉपकिंस, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन अवंट गार्डे। ये जो अवंट गार्डे है, इसका मीनिंग बताना है आपको, ठीक है। तो अवंट गार्डे एक्सप्रेशन का मतलब होता है रूड एक्सप्रेशन, रिडिकुलस, ट्रेजिक, इनोवेटिव, क्या होता है, ठीक है। अवंट गार्डे मतलब होता है इनोवेटिव, इनोवेटिव। सो डी इज़ द राइट आंसर। फिर यहाँ पे आगे ईडियम फ्रेजेज हैं 111 में, टू बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो बिल्ली की गले में घंटी बांधना मतलब खाम खाम परेशानी, मुसीबत मोल लेना एक तरह से, है ना। तो टू टेक लीड इन डेंजर, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 112 है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो रीयूमेटिक की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, तो RHE होता है, ठीक है। रिटोरिक में भी आपको RHE देखने को मिलेगा, और रीयूमेटिक में भी आपको RHE। तो पहले RHE लिख लो, फिर यू लिख लो, फिर MATIC मैटिक लिख लो। रीयूमेटिक, रीयूमेटिक की जो स्पेलिंग है वो आपकी, ठीक है, ए वाली, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे कौन सी, एयर एयर कंसाइलेबल, है ना, एयर रिकंसाइलेबल। तो रिकंसाइलेबल माने आपको पता है क्या होता है, एक एक मतलब यूनाइट हो जाना, है ना। तो इररिकंसाइलेबल की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपकी सी वाली हो जाएगी, ठीक है। इररिकंसाइलेबल, सी इज द राइट आंसर। 114 है, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। तो यहाँ पे आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कि क्या है ना। फ्रेल्टी द नेम इज़ वुमेन, ठीक है। ये जो फ्रेल्टी है वो क्या है, औरत का नाम है। तो यहाँ पर आपको वैसे तो पता ही है, आपको शेक्सपियर का जो हैमलेट है वहाँ से ये लाइन ली गई है ना। हैमलेट बोलता है अपनी माँ गर्टूड को। तो जो TCT वाले हैं उन सबको पता होगा, वो कहता है फ्रेल्टी जो है औरत का दूसरा नाम है। तो मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, अपोस्ट्रॉफी है या सिबली है। तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया है। तो सी इज़ द राइट आंसर। फिर है यहाँ पर 115 है ना, द फिगर ऑफ स्पीच इन विच
द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग इज नोन एज। ठीक है, वो फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना है जिसमें क्या होता है कि साउंड जो होती है वही उसका मीनिंग सजेस्ट करती है। साउंड मतलब आवाज़, यानी आवाज़ से आप मतलब सजेस्ट कर लेते हो उसका मीनिंग। तो जैसे एलिटरेशन हो गया, एलिटरेशन आपको पता है ना। कॉन्सोनेंट मतलब जब सिमिलर कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं उसको हम बोलते हैं। एंड ऑक्सीमोरन आपको पता है विरोधाभास है ना। एक मतलब जो अपोजिट टाइप के वर्ड एक साथ रख दिए जाते हैं उनको हम ऑक्सीमोरन बोलते हैं। एलिटरेशन में क्या होता है कि जो सेम साउंड से स्टार्ट होने वाली मतलब जो कोई लाइन है उसमें एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। और ट्रांसफर एपिथेट आप समझते ही हो कि जो एपिथेट मतलब एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को इसमें यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ना, जहाँ पर उसको होना चाहिए जिस वर्ड को वो क्वालिफाई कर रहा है वहाँ लगा के कहीं दूसरे वर्ड से राइटर जो है उसको एसोसिएट कर देता है तो वो ट्रांसफर वर्ड बन जाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया मतलब होता है ध्वनि सूचक अलंकार, हिंदी में इसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपका वही पैसेज दिया हुआ है 116 से 120। So guys, this is all about this session. Thanks for watching this video. Thank you so much.